सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगा। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, माशाअल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। सब लोगों ने लिख लिया था क्वेश्चन? जल्दी लिखिए। एक बिहारी कह रहा है नो। गुंडा क्या कर रहा था? रे गुंडा जल्दी करो। The vapor pressure of solution containing 2 mole of A, इसका PA नॉट 100 टॉर है, and 3 moles of B, जिसका PB नॉट 150 टॉर है, is 120 टॉर। Which statement is correct? A, number 1 ideal solution, B, positive deviation from Rolle's law, negative deviation from Rolle's law, D, none of these। चलिए आराम से बना के देखें। चलिए पहला काम, इस तरह के क्वेश्चन को, तो देखिए ये जो दिया हुआ है 120, ये आपको ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, जिसको आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल, दिया हुआ है। जो क्वेश्चंस में गिवन रहे वो आपको एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है। और एक आप रॉल्स लॉ से निकालेंगे, PA नॉट एक्स से प्लस PB नॉट एक्स बी। तो यहाँ देखिए PS इज इक्वल टू PA नॉट कितना है 100, यहाँ देखिए XA हो जाएगा आपको 2/5 प्लस PB नॉट 150 3/5। PS इज इक्वल टू 520 मतलब 40 प्लस 30 मतलब 90, PS इज इक्वल टू 130 टॉर। एक तो ये बराबर नहीं है तो आइडियल तो होगा नहीं, नॉन आइडियल होगा। और आपको लिखाया गया है कि अगर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर
लेस देन कैलकुलेटेड हो जाए। जुनाद चौधरी आपस में क्यों बात कर रहा हो? प्लीज, जो लोग आपस में बात कर रहे हैं अभी जस्ट यहाँ पर मैं रिमूव कर दूंगा तो दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर सकते। आपस में बात मत करो यार। बी एक्सपेरिमेंटल लेस देन कैलकुलेटेड, इससे ये साबित होगा कि इट इज नेगेटिव डिविएशन। देखो हर तरह का क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, ये नेगेटिव डिविएशन है। चलो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? शाहिद वगैरह सारे लोग बता। आपस में स्टूडेंट मैसेज ना करें प्लीज। इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछिए। रहबर आपको आ गया? सबको समझ में आ गया? याद रखिएगा क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो एक्सपेरिमेंटल होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बराबर आ जाए तो आइडियल। ठीक, चलिए अब एक मैं बहुत ही मिसलेनियस क्वेश्चंस पर आऊंगा, उसके बाद हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये ध्यान देना आपको। देखो, if the solution contains 1 mole of A and 1 mole of B, ठीक है, the vapor pressure of pure liquid A and B are 100 torr और 900 torr। ये पूरा इन्फॉर्मेशन, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, 5-6 पार्ट है। पहला पार्ट मैं आसान से शुरू करता हूं कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर बी। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन if only 1 drop of liquid is vaporized। ठीक है, सी ऑप्शन है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन if last drop of liquid is remaining। ठीक, चौथा क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन if 1 mole of liquid mixture is। मरियम आप बहुत आगे आगे बोलती रहती हैं, पहले क्वेश्चंस को पूरा लिखिए। हम पागल नहीं है कि हम आसान से शुरू कर रहे हैं, मिठाई नहीं बट रही है, पहले पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। पूछा भी नहीं गया, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन if 1 mole of the liquid mixture is vaporized। बताइए सारे लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? डी और सी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस सब लैंग्वेज को सारे लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने?
जी, कुछ लोगों ने नहीं लिखा था, नहीं आप बताइए, आप लिखा आप लोगों ने। और इस क्वेश्चंस को, इस लैंग्वेज की मीनिंग सब अच्छे से समझिएगा, ये सब लैंग्वेज की क्या मीनिंग हुई, समझा। चलिए मिटा दें। ज़ोहैर लिख लिया आपने। रे बिहारी तो जल्दी लिखना, गुंडा है क्या है, लेट से आता है, नो 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 नो, जल्दी लिखना। ओके ओके, ज़ोहैर लिखे तुम। ज़ोहैर नाम का स्टूडेंट है जो नो नो लिख रहा है उस वक्त से। अच्छा, डन, ओके। चलिए सारे लोग ध्यान दीजिए, पहला पार्ट तो आ ही क्या होगा। पहला पार्ट तो आसान है। पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो गौर से सुनिए, पी एस ये तो आपको आसान, इससे आसान क्या होगा भाई, 1/2 और 900/1/2। पी एस इज इक्वल टू 50 प्लस 450 500 टॉल। ये तो सबका आंसर आ गया होगा, जल्दी से लिख लीजिए, एक आंसर जल्दी से लिखिए तो ये तो सबको आ गया होगा। ठीक, अच्छा देखिए, वन ड्रॉप ऑफ द लिक्विड रिमेनिंग, वन ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज वेपराइज का मतलब समझिए, गौर से सुनिए अच्छे से सारे लोग। ये आपके पास वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। मैं सिर्फ मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूं, यानी एक्स ए भी है और वाई ए भी है, दोनों। मतलब एक्स ए यहाँ पर जो है, वाई बी 1 और एक्स बी भी 1 है, एक्स ए 1 और वाई ए भी 1 है। तो आपको मालूम है ना, स्ट्रेट लाइन का होता है, लिक्विड फेस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। और आपको बताया गया था कर्व लाइन जो होता है वो वेपर फेस का होता है। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का दो ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन, और कर्व लाइन वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन का। ये बात सबको याद है, टाइप कीजिए यस या नो। हाँ, चलिए चलिए, बहुत बेहतर, चलिए ठीक है ठीक है। अब खुद सोचिए, मान लीजिए ये वाला पार्ट जो है, ये ऊपर वाला पार्ट लिक्विड है, नीचे वाला पार्ट क्या है, वेपर, बीच वाला पार्ट दोनों है। और से सुनिए, मान लीजिए ये लिक्विड है, जैसे ये लिक्विड यहाँ आएगा तो आप क्या समझेंगे, वन ड्रॉप ऑफ द लिक्विड, ये जो लाइन रिप्रेजेंट किया, जानती है क्या रिप्रेजेंट किया, वन ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज वेपराइज्ड। जब ये और प्रेशर कम करोगे, करते 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 यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर क्या समझोगे कि लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज वेपराइज, यानी और पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो गया, वेपराइज्ड हो गया। तो वही पूछ रहा है कि जब वन ड्रॉप ऑफ द लिक्विड वेपराइज होगा तो पीएस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग वही 500 टॉर होगा कि नहीं। हमें ये लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है निकालने के लिए, सिर्फ एक ही ड्रॉप ऊपर गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीएस जो पहले था वही बाद में होगा। बताओ ये सबको समझ में आया कि नहीं आया। सच सच बताओ सारे लोग। चलो एक दफा और रिपीट, तौहीद आया समझ में, तौहीद। इसको अभी मत बनाइए, ये बाद में हम दोबारा अच्छे से बनाएंगे, ये मैंने समझाने के लिए किया है, ये बाद में बनाइएगा, अभी रुक जाइए। मैंने ये समझाया है, ये लिक्विड है, हम प्रेशर कम करेंगे, जैसे यहाँ पर आएगा तो हम क्या समझेंगे, ओनली वन ड्रॉप इज वेपराइज, उससे लिक्विड के वेपर प्रेशर पर कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। तो जो पहले था वही बाद में होगा। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, मान लो ये कंटेनर है, ऐसे समझो, कह रहा है इसका वेपर प्रेशर निकालना। इफ वन ड्रॉप इज वेपर, एक ड्रॉप चला गया वेपर में, उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो पहले था वही बाद में रहेगा। एक दफा और बताओ, सब जिन्होंने रिपीट करने को कहा था उसको समझ में आया? तौहीद नबी आया समझ में? ग्राफ दोबारा अच्छे से बाद में बनाएंगे। चलो अब सुनो अच्छे से। अब तुम्हारा सी और डी बहुत इंपॉर्टेंट है, सी और डी को समझो। सी में क्या है, ये पूरा लिक्विड था, और से सुनो, कह रहा है कि वो वेपर प्रेशर निकालो जब ओनली वन ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज वेपराइज्ड रिमेनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर। सारे लोग बताओ, सी वाले पार्ट पर ध्यान दो, क्या कह रहा है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालो, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इफ लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज रिमेनिंग। एक बात बताओ, पहले 500 था, इसका तो बहुत ही, इसका वेपर प्रेशर कम आएगा कि नहीं? जीरो नहीं बोलना है, गलत, और से सुने, लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज रिमेनिंग। तो पहली बात ये समझो कि ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर। ये लाइन सबको समझ में आई, यस या नो? ठीक, अब देखो, तो जब तुम जानते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1 है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 1 है, तो जब तमाम का तमाम वेपर में चला जाएगा, तो बताओ वाई मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, यहां पर क्या होगा कि एक्स ए हाफ आया था, एक्स बी भी हाफ आया था, याद है? तो जब पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में हो जाएगा तो वाई ए भी हाफ हो जाएगा और वाई बी भी हाफ हो जाएगा। ये पहले बताओ सारे लोग, जब पूरा का पूरा वेपराइज हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो वेपर फेज में भी हाफ, वाई बी भी हाफ आएगा। ये पहले बताओ ब्रैकेट वाला। ये तो मेन है, ये मेन है, ये मेन लिक्विड मिक्सचर है। मरियम बानो, ये सारा कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है? ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो वाई ए क्या हो जाएगा, वाई ए भी हाफ, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल। सबको क्लियर है? चलिए यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए, तो यहां तक लिखिए, सारे लोग यहां तक लिखिए। तो हमारा मकसद है वाई और वाई बी निकाल लेना। जितने स्टूडेंट देख रहे हो, याद रखो, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालने का फॉर्मूला है पी ए नॉट एक्स ए बाई पी टोटल। लेकिन यहाँ पर खुद कह रहा है कि पूरा का पूरा लिक्विड वेपराइज हो रहा है, तो वाई ए हाफ, वाई बी हाफ। सारे स्टूडेंट को ये समझ में आया? प्लीज, सादिया अंसारी, अदीबा अंसारी, स्वालिहा शमीम, फायका, जो भी हैं, हिबा खान, रहबर आलम, एहसान, अमानत ज़िया। अच्छा, रहबर रिपीट मैं कर रहा हूँ, रहबर इस लाइन को देखिए, पहले इस लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कितना था, हाफ। लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कितना था, हाफ। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज रिमेनिंग। इसका मतलब ये हुआ रहबर ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर।
पूरा का पूरा चला गया। तो जब पूरा का पूरा चला गया तो जो लिक्विड फेज में मोल होगा वही वेपर फेज में मोल होगा। तो मोल 1/2 1/2 नंबर ऑफ बी 1/2 तमाम लिक्विड वेपर में चला गया। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1/2 1/2 बराबर ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर। समझ में आया? देखिए मकसद हमारा ये है, हाँ मकसद ये है कि ये लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड में सुनो हमें न्यू मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। XA डैश न्यू मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है बेसिकली, और XB डैश ये मकसद है। क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB होता है। तो भाई अब तो एक ही ड्रॉप है, तो अब हम यहाँ पर लिख दिया कि नया ड्रॉप में जो आएगा वो हम नया मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। हमारा मकसद है XA और XB डैश निकालना। वो कैसे निकलेगा देखो YA बाई YB, यार कुछ भी नहीं XA डैश मत चेंज करो, न्यू मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। अब यही समझो, पहले वाला तो तुम्हें मालूम है कि XA हाफ है और XB हाफ है। अब हमें नया मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो YA इज इक्वल टू YB क्या हो जाएगा PA नॉट XA बाई PB नॉट XB। P टोटल कैंसिल, YA YB कैंसिल होके कितना आएगा 1। PA नॉट कितना है 100, XA रहने दो, PB नॉट 900, XB को 1 माइनस x से लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, तो 900 माइनस 900 XA इज इक्वल टू 100 XA। तो 900 इज इक्वल टू 1000 XA। XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 बाई 1000, दो जीरो से कैंसिल 0.9। XA देखो 0.1, XB देखो नया मोल फ्रैक्शन आ गया। तो हमें यही है कि लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड जो है, अब इसमें A और B का क्या कंट्रीब्यूशन है, A और B कितना है ये आपको मालूम करना है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा PS इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो PS इज इक्वल टू PA नॉट 100, XA 0.9, PB नॉट 900, XB 0.1, 90 प्लस 90 180। देखो पहले 500 टॉर्क था प्रेशर, अब बताओ बहुत ज्यादा घट गया तो क्या बचा 180 टॉर्क। बताओ सबको समझ में आया? तो एक बात सुनो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, नंबर 1 लैंग्वेज, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर इफ 1 ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज वेपराइज्ड। उसमें क्या कुछ नहीं करना है, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वही उसका होगा। नंबर 2 लैंग्वेज, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज रिमेनिंग। तो तुम्हारा मकसद ये है कि लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड में नया XA और XB मालूम करो। तो उस वो कैसे मालूम होगा? तो जब लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड रिमेनिंग हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि तमाम का तमाम लिक्विड वेपर में चला गया। तो Y और YB की मदद से तुम XA और XB निकालो। तो यहाँ Y और YB कैंसिल होके बनाएगा हाफ और हाफ। याद रखिएगा, जब लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज रिमेनिंग मतलब ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो Y और YB हाफ और हाफ आया। इसको सॉल्व करके नया XA और XB निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। चलिए बताइए सब कुछ कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए, पहले लिख लीजिए फिर बोलिएगा। पहले लिख लीजिए सारे लोग। तो ये सब लैंग्वेज ध्यान दीजिए, ये सब कंपटीशन में आएगा आपको कि लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड, घर पर समझिए, लैंग्वेज पर कमांड कीजिए कि लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज रिमेनिंग। ज़ुहैब तुम्हें समझ में आ रहा है? ज़ुहैब मुश्तबा, ज़ुहैब एंड मुश्तबा समझ में आ रहा है? इफरा, इफरा, अनम जफर,
इफरा को समझ में आ रहा है? इफरा, देखिए सबको समझ में आया? किसी एक भी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप पूछो, मैं 10 दफा समझा दूंगा। एहसान, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये सब हम आपको पूरा न्यूमेरिकल के साथ चैप्टर खत्म कराएंगे। ये नहीं कि एक आध न्यूमेरिकल कराया, पूरा पर पीएचडी कीजिए। और उसके बाद एक क्लास लगेगी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, नीट, जी और एम्स, सब एक चैप्टर के एंड में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर देंगे। अब पीछे से हम लोग प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे। और आपसे भी गुजारिश ये है कि तैयारी करने का जो पैरामीटर है वो यही है, सबसे पहले नोट्स और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, ये दो, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर, ये तीन चीज जब बना लीजिए तब आप जितनी बुक बनाना चाहे बनाइए, सबसे रिक्वेस्ट है। वरना हम लोग क्या करते हैं, इन सबको बनाते नहीं है, हम दूसरी बुक बनाने लगते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन में आप फंसेंगे। पहला का नोट्स के क्वेश्चन को पहले कीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी, सॉल्व अनसॉल्व सब। और आप यकीन जानिए सॉल्यूशन चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में वो बहुत बेहतरीन है, ज्यादा भी हैं और अच्छे भी हैं। हाँ, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन इस चैप्टर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सर हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। पहले ये दो चीज बनाइए, फिर प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम कर लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। तो आप दूसरी बुक बनाइए, हम लोग उसकी को एक दो दफा बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब दूसरी बुक बनाइएगा ना तो प्रॉब्लम कम रहेगा, कम क्वेश्चन में फंसेंगे। अब देखिए लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सबको ये कहूंगा कि अभी मैसेज नहीं कीजिएगा, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा डिटेल वाला, होम्योपैथ दवा की तरह। और ना समझ में आएगा तो फिर हम एंटीबायोटिक शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे कि कंडीशन में। लेकिन पहला है कि आप पूरा कंसेप्ट के साथ समझिए। तो पहले आप 2 मिनट कोई मैसेज मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख लिख के समझाऊंगा, गौर से सुनिए। अब आपको कह रहा है कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालिए। पहले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जब मैं रिपीट कर रहा हूं, और क्वेश्चन को देखिए डी पार्ट, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ 1 मोल ऑफ लिक्विड मिक्सचर। देखिए आपके पास Na1 है, रहबर सारे लोग देखिए, Nb 1 मोल है। ये टोटल मोल कितना हो गया, देखिए और से सुनिए, टोटल मोल्स इन लिक्विड, मैं लिख के कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, 2 मोल हुआ। तो आपको कह रहा है 1 मोल ऑफ लिक्विड मिक्सचर इज वेपराइज्ड। तो गौर से सुनिए, 1 मोल ऑफ द लिक्विड मिक्सचर वेपराइज का मतलब हुआ टोटल 2 मोल है। तो देखिए टोटल मोल्स इन लिक्विड जो बचेगा वो आप 1 बचेगा, और टोटल मोल्स इन वेपर जो हो जाएगा वो 1 मोल हो जाएगा। बताइए ये यहां से यहां तक समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलिए। Na1 Nb1, टोटल मोल्स लिक्विड फेज में 2। सारे लोग लिखकर बताइए, इंक्लूडिंग रहबर, इफरा, अनम, ये सारी लैंग्वेज को देखिए। मैं पहले पूरा डिटेल में समझाऊंगा और ये लैंग्वेज लिख लिख के समझाऊंगा कि सेल्फ स्टडी में आसानी हो। हाँ, दोबारा Na1 है, Nb1 है, तो टोटल मोल्स लिक्विड में 2 मोल है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 1 मोल ऑफ लिक्विड मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब हुआ ए भी है बी भी है, इज वेपराइज्ड। तो मतलब क्या हुआ, टोटल मोल्स इन लिक्विड मिक्सचर 1 हो गया, और टोटल मोल्स इन वेपर 1 मोल हो गया। इसमें भी ए और बी है, इसमें भी ए और बी है। पक्का, आगे बढ़ें।
तो ये जो वेपर है, अब इसमें टोटल मोल्स जो है वो 1 है। अब लिक्विड में भी टोटल मोल्स जो है वो 1 है। चलिए, सब लोग लिख लिए कि नहीं लिख लिए? एकदम स्टेप बाय समझिए। मुस्तफा और जुहैब आया? लैंग्वेज समझ में आया? इफरा, अनम, जफर, यहां तक आ गया सबको? मोहम्मद सैद करा समझ में नहीं आया? बताओ कितना बड़ा बिहारी है ये, बताइए। Na 1 मोल है, Nb 1 मोल है। टोटल देखो बच्चे की तरह मैं लिख लिख के करता हूँ। टोटल मोल्स इन लिक्विड 2 मोल्स हो गया। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 1 मोल ऑफ मिक्सचर इज वेपराइज्ड। जब 2 मोल्स में 1 मोल वेपराइज हो गया तो बचा क्या? लिक्विड में 1 मोल है, वेपर में 1 मोल। अच्छा लिख लो लिख लो। ओके जैद, ओके जैद, थैंक यू। वही तो मैं कह रहा था, तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो। अच्छा लिख लीजिए सारे लोग पहले जल्दी से। रहबर यहां तक आया, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। रहबर, रहबर आलम, ये आया आपको? हाँ ठीक है ठीक है। मैं पहले पूरा डिटेल में समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद हम एंटीबायोटिक खिलाएंगे आपको। चलिए आप सुनिए अच्छे से, प्लीज सुनिएगा प्लीज। आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, सुनिएगा। चलिए अब मैसेज नहीं कीजिएगा, सुनिए। टोटल मोल्स वेपर जो है वो 1 है। अब इफ 1 में ए भी है बी भी है, कितना ए है कितना बी है ये मालूम नहीं है भाई। 50-50 भी हो सकता है, 30-70% भी हो सकता है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे लोग सुनो, उधर उधर मत देखना प्लीज। टोटल मोल्स वेपर फेज में 1 है। अब इसमें ए भी है बी भी है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है ए कितना है बी कितना है। तो गौर से सुनिए। लेट, हम मान लेंगे, लेट माना, माना n moles of A, n moles of A exist in vapor। तो गौर से सुनिए, इस 1 मोल में हमने A का n मोल मान लिया कि वेपर में है। तो बताइए YA इज इक्वल टू n/1। YA का मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, उसके मोल को टोटल मोल 1, तो YA n आएगा। जल्दी बोलो, ये समझ में आया? ठोको ताली, ये समझ में आया? जल्दी बोल जल्दी बोल, ठोको ताली, यहाँ तक आया? ए अल्लाह, काश मेरी मॉम जल्दी बोल जल्दी बोल। हाँ वाह 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 वाह, देखते रहो, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, देखो। अच्छा गौर से सुनना, एकदम गौर से सुनना। अब 2 मिनट का टाइम दो। चलो चलो, n मोल्स ऑफ ए वेपर में है, उसका मोल फ्रैक्शन उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड करते हैं। खुद सोचो खुद सोचो, जब YA n है तो बाई भी क्या कर दोगे? टोटल 1 माइनस है। ठोको ताली, ये वाला समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोल। अरे मोल फ्रैक्शन 1 होता है ना, जब एक का मालूम हो गया तो दूसरे का 1 माइनस कर देंगे ना। ए अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब सुनिए, अब सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुकना रे रुकना रुकना रुकना। अब सुन 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 अच्छे से। अच्छा एक बात सुनो, ध्यान दो प्लीज प्लीज प्लीज। लिक्विड में टोटल मोल्स 1 है। प्लीज सुनना कान खोल के। FI का बहुत बोलती हैं, रुकिए बिहारन, रुकिए, फिर से सुनिए। लिक्विड में टोटल मोल्स 1 है। तो देखो ए का n मोल्स, प्लीज सुनो, ए का n मोल वेपर में गया तो गौर से सुनो। नंबर ऑफ moles of A in liquid phase। गौर से सुनो, A का n मोल जब वेपर में है तो A का लिक्विड फेज में क्या हो जाएगा? 1 माइनस n हो जाएगा। जल्दी बोल, n मोल्स जब A का वेपर में है तो लिक्विड फेज में A का मोल कितना हो जाएगा? 1 माइनस n। अरे बोलना रे बोलना, ये अल्लाह। हाँ तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा
इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 माइनस एन बाई 1, तो एक्स भी हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एन। देखो कितना मजा आ रहा है यार तुम लोग को, कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। देखो 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 देखो, अब मुझे बस यही चीज कैलकुलेट करनी थी, अब बाकी कुछ नहीं है, बाकी कैलकुलेशन है। ये देखो वाई एन एक्स से 1 माइनस एन, वाई भी 1 माइनस एन, एक्स भी एन, बस ये मुझे समझाना था बस। बताओ इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो मुंह तोड़ दूंगा मैं। रमजान है, बददुआ दे सकता हूँ, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। अब मैं लिख लिख के कर दिया हूँ, हाँ, कि कोई डाउट ना रहे। चलो चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप सुनो अच्छे से, आप सुनो, बस हो गया। देखो वाई ए, अब कुछ नहीं है, अब है कैलकुलेशन है। हाँ, वाई ए और वाई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए बाई पी बी नॉट एक्स बी। ध्यान देना ध्यान देना। तो वाई ए कितना है एन 1 माइनस एन, पी ए नॉट 100 बाई 900, एक्स ए कितना है 1 माइनस एन। हमें एन निकाल लेना, एन, यही आपको एक्स सी और एक्स बी निकालना है, और एन है। प्लीज सारे लोग सुनिए, प्लीज सुनिए अच्छे से। 0 से 0 कैंसिल, एन 1 माइनस एन, 1 माइनस एन इंटू 1 माइनस एन बाई एन। तो और से सुनिए, एन बाई 1 माइनस एन का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 9 हो जाएगा, तो एन बाई 1 माइनस एन 1 बाई 3 हो जाएगा, तो 3n इज इक्वल टू 1 माइनस एन, 4n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 बाई 4। ठीक, अब और से सुनिए अच्छे से, अब ध्यान दीजिए अच्छे से। तो आपको एक्स बी आ गया 1 बाई 4, तो एक्स ए आ गया 1 माइनस एन, 1 माइनस 1 बाई 4, 3 बाई 4। बस पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी ए नॉट 100 है, एक्स ए कितना है 3 बाई 4, पी बी नॉट 900 1 बाई 4, 25। ये कितना हो जाएगा बोलो? अच्छा गलत हो गया ना, एक मिनट, नहीं सही तो है, सही तो है। पी ए नॉट कितना था 100, ये सही है ना, वैल्यू तो सही रखा। एक्स ए कितना है 3 बाई 4, सॉरी, और ये कितना है 900 1 बाई 4। चार पचेंगे 75 प्लस 4 दूना 8, 4 दूना 225, 300। दिस इज द आंसर। देखो ये आंसर आया, देखो जागो गौर से सुनो, ये कब आंसर आएगा। अब देखो एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, ए सुनो सुनो, एक मिनट। अच्छा एक बात बताओ सारे लोग, टेक्स्ट मैसेज करना, टोटल मोल्स लिक्विड फेज में कितना है, जल्दी बोलो तो। टोटल मोल्स लिक्विड फेज में कितना है? अरे गलत गलत, टोटल मोल्स लिक्विड फेज में 2 ए अल्लाह यार, टोटल मोल्स लिक्विड फेज में 2 है ना। अच्छा ठीक, टोटल मोल्स लिक्विड फेज में, हाँ ओरिजिनली कितना है 2। चलो हो गया, समझ में आ गया। अब सुनो, इधर सुनो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता, क्या बोलता, और तुम लोग भी लिख लेना डीप वाले पार्ट में। इधर सुनो पहले, प्लीज सुनो। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मोल 2 है, कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ 1 मोल ऑफ लिक्विड मिक्सचर। तो 2 का 1 कितना हुआ, आपको ये भी कह देगा कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ 50% लिक्विड इज वेपराइज्ड। तो कंफ्यूज मत होना, टोटल मोल्स 2 है, 1 मोल ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इज वेपराइज्ड, तो कितना परसेंट हो गया 50। तो 50% वेपराइज्ड का आंसर ये आएगा 300 टन। बोलो आया सबको समझ में? अरे बोलो ना यार। अरे वाई बी मोल फ्रैक्शन, एक मिनट, यहाँ क्यों होगा 50% वेपराइज हो रहा है तो बराबर क्यों रहे कुंडा कहीं का बिहारी। जब पूरा का पूरा लिक्विड, एक तो एक बात
सुनो, ड्यूरिंग वेपराइजेशन मोल फ्रैक्शन चेंज होता है पहली बार। थर्ड क्वेश्चन में बराबर इसलिए लिया गया कि वहां पूरा का पूरा लिक्विड वेपराइज हो गया था। पूरा समझा दो, फिर बाद में सीता किसकी बेटी है ये सवाल पूछते हो। जब जहां 50% वेपराइज है वहां एक्स ए वाई ए के बराबर हो ही नहीं सकता। सी पार्ट में इसलिए बराबर है, वाई ए हाफ इसलिए लिया गया क्योंकि ऑलमोस्ट लिक्विड इज वेपराइज। चलो सबको समझ में आ गया? अरे बोलो आ गया? चलो लिख लिए सारे लोग। तो ये मैंने पूरा डिटेल में बताया। अब हम तुम्हें एक शॉर्टकट दवा दे रहे हैं, शॉर्टकट दवा दे रहे हैं, प्लीज सुनो अच्छे से। अरे जोहैब, मुस्तफा, इफ्रा, तीनों ये सारे लोगों ने लिख लिया। भाई मेन यही समझना था, वाई और वाई बी और एक्स ए और एक्स बी कैसे आया, बाकी तो कैलकुलेशन है। अब देखो कंपटीशन में इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये शॉर्टकट कब इस्तेमाल होगा, गौर से सुनो। इफ 50% ऑफ, सारे लोग सुनो अच्छे से, लिक्विड इज वेपराइज्ड, या अगर 50% के अलावा होगा तो शॉर्टकट नहीं लगेगा। तो सर कैसे करेंगे, वही डिटेल मेथड इसलिए जानबूझ के पढ़ा दिया। लेकिन उम्मीद है कि ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह का देता है, वो 50% ही के बारे में पूछेगा। तो अगर 50% लिक्विड इज वेपराइज्ड तो एकदम पी टोटल का शॉर्टकट दवा खा लो, पीए नॉट इंटू पीबी नॉट, बस पूरे 10 लाइन का आंसर इसमें। देखो पापा ताली मार देना, 100 इंटू 900, बोलो 100 का 100 और 10 और 900 का 30, बताओ एक लाइन में आंसर नहीं आया, ठोको ताली बोलो 50%। तो देखो कितना आसान आंसर है, पीए नॉट इंटू पीबी नॉट, दिस इज द आंसर। अरे वाह वाह तो बोलो यार, ओ माय गॉड, जल्दी बोलो वाह वाह वाह। ठोको ताली सारे लोग, एक एक स्टूडेंट ताली ठोको। ये हमने एंटीबायोटिक खिला दिया आपको। हाँ 50% लिक्विड इज वेपराइज्ड, पीए नॉट पीबी नॉट। हाँ वेरी गुड। पहले हमने आपको डिटेल बता दिया, दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज द शॉर्टकट। मरियम बानो कुछ आ रहा है समझ में? तो देखो एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स देकर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। हाँ चलिए अच्छी बात है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब आप आइए नए टॉपिक पर। तो यही सब चीज याद रखिए, और खासकर आज जो अभी जो चार पार्ट जो करवाया है ना, उसको घर पर एक दफा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कि 1 drop of the liquid is vaporized, last drop of the liquid is remaining, समझा? राउल्स लॉ पर बहुत तरह का मैंने करवा दिया आपको, इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और से सुनिए, हाँ कोहिनूर क्लियर, ठीक है माशाल्लाह। चलिए अब आइए, अब ध्यान ये देना है आपको, टॉपिक डालना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। टॉपिक डालिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, टॉपिक डालिए जल्दी से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सारे लोग सुनिए अच्छे से, 2 मिनट पहले सुनिएगा प्लीज। एक वर्ड होता है सिंपल डिस्टिलेशन, का मतलब यही हुआ क्या, ये लिक्विड है, और सुनिए ए और बी है, और दोनों की, और से सुनना अच्छे से,
दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस, मतलब ये मान लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज वेरी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। इसका क्या मतलब हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ए बहुत ज्यादा है तो बी जो है वो मोर वोलेटाइल होगा कि नहीं, जल्दी बोलो तो। जो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम वो मोर वोलेटाइल, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो लेस वोलेटाइल। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ए अल्लाह बोलो ना। हाँ हाँ, याद रखो, मोर वोलेटाइल का मतलब वेपर फेज में आसानी से जाएगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हाँ, सबको समझ में आ रहा है? अगर जो मोर वोलेटाइल होता है वो वेपर फेज में आसानी से जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो मान लो, इधर सुनो अच्छे से, ए की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो उसको तुम हीट करोगे तो बताओ वेपर में कौन ज्यादा होगा, बी। तो इसको तुम क्या किए, प्योर एक मिक्सचर से, हाँ एक मिक्सचर से प्योर कंपोनेंट तुम सेपरेट कर लीजिए। ए और बी का मिक्सचर है और हमें बी या ए निकालना है तो सिंपल डिस्टिलेशन कर दो, जो मोर वेपर फेज में होगा उसको अलग करके निकाल लो। तो इसको कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन कब इस्तेमाल होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट दो लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा डिफरेंस। दोबारा मैं बोल रहा हूं, द सेपरेशन ऑफ बाइनरी लिक्विड मिक्सचर, बाइनरी का मतलब दो, द सेपरेशन ऑफ बाइनरी लिक्विड मिक्सचर इनटू प्योर कंपोनेंट having large difference in boiling point is called simple distillation। सिंपल हीट कर दो, जो मोर वेपर फेज में होगा, जिसके बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा वो वेपर में चला जाएगा। बाद में इसको आप ठंडा करके दोबारा ठंडा इसको वेपर बना कंडेंस कर लीजिए और फिर दो ए लिक्विड फेज में बी लिक्विड फेज में निकाल लीजिए। तो ये है प्योर मिक्सचर से कोई कंपोनेंट अगर निकालना हो और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो तो हम सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। ये जो मैंने लाइन बोला ये सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो। रहबर, इफ्रा, अनाम, जुनैद, तौहीद नबी, अमानत, ज़िया, वजाहत, एहसान, जल्दी बोल जल्दी बोल। हाँ वो लिखवा भी देंगे, लिखवा भी देंगे। अच्छा अब आओ, चलो अब सुनो अच्छे से, अब सुनो, अब सुनो अच्छे से प्लीज। चलो 2 मिनट का आप देखो, अब सुनो। अब क्या है कि ए और बी है और दोनों के स्मॉल डिफरेंस है। अल्लाह अल्लाह अकबर, स्मॉल डिफरेंस है तो एक दफा हीट करने से नहीं निकलेगा, सिंपल डिस्टिलेशन से अलग नहीं होगा भी ना। तो जैसे आप खुद सोचो, किसी दुकान पे जाते हो और जैसे लड़कियां हैं जाती हैं कपड़ा चूज करती हैं, अब दोनों में ज्यादा का कहती ये भी अच्छा है अब बी भी अच्छा, दो कपड़ा है दोनों अच्छा है, दोनों में बहुत कम का डिफरेंस है। जब कम का डिफरेंस है तो इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, चूज करना मुश्किल हो जाता है कि हम किसको लें और किसको ना लें। कभी कहते ये ले लें, कभी कहते वो ले लें, फिर वो आईने के सामने जाती हैं, देखती हैं मेरे बदन पर कैसा लग रहा है, तो इस तरह करती हैं वो लोग। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो फिर कहती हैं क्या, और चलो चलो दोनों ले लेते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये होता है बटला हाउस का हाल। तो गौर से सुने अच्छे से प्लीज प्लीज। तो मतलब मुझे ये समझाए, चुप ना चुप ना चुप ना, यहाँ देखो, मतलब ये है बाबू लोग कि अगर दो लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट का कम डिफरेंस है तो तुम पहले ही, तो जब कम डिफरेंस है तो चलो मान लो कि ये थोड़ा सा मोर बोले तो थोड़ा बहुत तो वोलेटिलिटी नेचर में भी फर्क होगा। मान लो तुम हीट किए तो मान लो वेप इसमें ए भी है और बी भी है वेपर फेज। हाँ एक मिनट, तो बी बी वेपर फेज में ज्यादा है, तो अभी भी सेपरेट नहीं हुआ है अभी भी। फिर तुम क्या करो, देखो फिर क्या करो, मैं तुम्हें डायग्राम से समझाता हूं। फिर तुम क्या करो, इसको कंडेंस कर
दो, याद है एक दफा कंडेंसेशन का बताया था, फिर कंडेंस कर दो, तो ये फिर लिक्विड आ गया, फिर इसको वेपर करो, फिर वेपराइज करोगे तो बी अब इससे और ज्यादा होगा, पहले बी वोलेटाइल था, थोड़ा सा ज्यादा था, अब तुम डिस्टिल करके और करो वेपर, फिर अब बी और ज्यादा होगा, समझ रहे हैं ना, फिर तुम इसको डिस्टिल करो, फिर करते 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 तो ये बहुत सारे स्टेप में होगा, इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बोलो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में आया, जो बहुत सारे स्टेप में हो। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ तो देखो चलो जल्दी से लिखो, द प्रोसेस ऑफ separating the binary liquid mixture into pure component, आगे का लाइन इंपॉर्टेंट, having a small difference in boiling point is called fractional distillation, FD। चलो बोलो सबको समझ में आ रहा है, तो किसी भी बाइनरी लिक्विड मिक्सचर को प्योर कंपोनेंट में सेपरेट करना, having a small difference in boiling point, heat cool, vaporization, condensation, बहुत सारे स्टेप में करके तुमको करेंगे, जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक वर्ड आता है सिंपल, उसका भी मतलब वही होता है, लेकिन उसमें बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। अच्छा खुद सोचो, किसी दुकान पे जा रहे हो, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, तो तुम एक ही दफा में चूज कर लोगे, हाँ भाई ये अच्छा है इसको ले लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम का डिफरेंस होता है ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है चूज करना, जो मैंने अभी गर्ल्स कैंडिडेट का एग्जांपल दिया। चलिए सबको समझ में आ गया, आपको रहबर अनाम इफरा सबको समझ में आ गया, चलिए चलिए, अरे सबको समझ में आया, चलो अब सुनो अच्छे से। हाँ अच्छा अब सुनो सेकंड पॉइंट, देखो द मिक्सचर, द बाइनरी लिक्विड मिक्सचर, लिखना शुरू करो, which can be separated out into pure component by the method of fractional distillation is called, इसको कहते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर। जियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिस लिक्विड मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए आप सेपरेट करेंगे, उसको कहेंगे जियोट्रॉपिक मिक्सचर। हमें पढ़ना क्या है, एजियो। तो देखो एजियो को समझाने के लिए मैंने इतनी बड़ी दो कहानी सुनाई कि अगर सेपरेट करते हैं तो उस मेथड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, और उस मिक्सचर्स को जियोट्रॉपिक कहते हैं। हमें बोर्ड लेवल या कंपटीशन में पढ़ना क्या है, एजियोट्रॉपिक। एजियो का क्या मतलब होगा, उल्टा। एजियो का मतलब होगा उल्टा, जिसको प्योर कंपोनेंट में सेपरेट ना किया जा सके। जियो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब मैं एजियो लिखता, इसलिए मैंने आपको दोनों में फर्क समझा दिया। ए हटा दो, जियोट्रॉपिक, जिसको सेपरेट कर लेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए। जिसको सेपरेट नहीं करेंगे, अब क्यों नहीं करेंगे वो हम किस्सा सुनाएंगे, उसको कहते हैं एजियोट्रॉपिक। बताओ सबको समझ में आ गया, तो अब टॉपिक डालो। अच्छा एक मिनट रुको, इसमें थर्ड पॉइंट डालो, थर्ड पॉइंट। हाँ
इधर सुनो, थर्ड पॉइंट गौर से सुनो। आइडियल सॉल्यूशन, अब सुनो क्यों पढ़ाया जा रहा है ये। आइडियल सॉल्यूशन कैन बी, सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन को आप सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले का और बाद का सेम होता है। ना मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है ना मैक्सिमम। एक मिनट, हाँ समझ रहे हैं ना। तो आइडियल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड आउट इनटू प्योर कंपोनेंट by FD. Therefore, ideal solution forms zeotropic mixture. अब हम डायग्राम से समझाएंगे कैसे सेपरेट करते हैं। ध्यान रखो, आइडियल, इससे क्या साबित हुआ कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होगा वो नॉन आइडियल बनाएगा। जियोट्रॉपिक कौन बनाएगा? आइडियल। क्यों? अभी डायग्राम से भी समझाएंगे। क्योंकि आइडियल में ना मैक्सिमा मिनिमा, ना बॉइलिंग पॉइंट हायर, ना मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें तो पहले और बाद का, इसलिए इसको सेपरेट करना आसान है। बोलो, सबको समझ में आया? थर्ड पॉइंट लिख लिए सारे लोग। तो जियोट्रॉपिक कौन बनाता है? आइडियल। ये अल्लाह, कुछ तो बोलो यार। हाँ, माशाअल्लाह, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, माशाअल्लाह, क्या बात है भाई। अब सुनिए, अब कहानी सुनिए अच्छे से प्लीज। देखो देखो इधर सुनो अच्छे से। अब ग्राफ के जरिए समझो, ग्राफ के जरिए सुनो अच्छे से। ग्राफ के जरिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अब हम XA1 YA1 हम दोनों का एक साथ बना देते हैं, लिक्विड का भी इसका भी। यहाँ है PA0 और यहाँ है PB0। देखो स्ट्रेट लाइन होगा तो समझ चुके हो ना, लिक्विड फेस में होगा। कर्व लाइन होगा तो क्या होगा? वेपर फेस में। चलो अब सारे लोग प्लीज लिखना मत, 2 मिनट इधर ध्यान दो। मान लो इस कंपोनेंट को देखो, इस देखो, ये लिक्विड है, नीचे वाला वेपर है। और से सुनो अच्छे से। मान लो सारे लोग, रहबर, इफरा, अनम, ऑल स्टूडेंट देखें, ये लिक्विड है, इसका कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। मान लो यहां पर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को यहां पर ये भी कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन तो मान लो लिक्विड हुआ, इसका कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। आपने वेपराइज किया, देखो वेपराइज किया, जैसे लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ। देखो जो लोग कह रहे थे, देखो जैसे लिक्विड में वेपर में चेंज हुआ, बताओ मोल फ्रैक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? तो देखो ये वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन आ गया। इसलिए कहते हैं जब कोई भी लिक्विड वेपराइज्ड होता है तो मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। ग्राफ से भी देखो, बताओ यहां तक समझ में आ रहा है? यहां पर लिक्विड का कोई ना कोई कंपोजिशन होगा, फिर वेपराइज किया, यहां पर मोल फ्रैक्शन आया। अब सुनो अच्छे से, इस वेपर को क्या किया? जमा किया। अब फिर देखो इधर सारे लोग, फिर कंडेंस किया, कंडेंस। तो तुम याद है, याद करो, y is equal to x a dash during condensation mole fraction remains same। इसलिए याद करो yb is equal to xb dash था जब हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, वेपर सॉल्यूशन आफ्टर कंडेंसेशन। ये टॉपिक पढ़ाया था आपको, याद है? अब फिर कंडेंस किया, फिर वेपराइज किया, फिर आया, फिर कंडेंस किया, फिर वेपराइज, फिर कंडेंस, फिर वेपराइज। देखो आते आते पीबी, प्योर पी आ गया कि नहीं? आपने यहां से शुरू किया, प्योर पी, प्योर कंपोनेंट आ गया। बोलो बोलो, सेपरेट कर लिए। इसलिए आइडियल को सेपरेट कर लेते हैं। ग्राफ से भी समझो अच्छे से। लिक्विड वेपर, कंडेंसेशन वेपर, कंडेंसेशन वेपर, करते 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 देखो प्योर कंपोनेंट आ गया। कोई बोल ही नहीं रहा है। तो ये हुआ आइडियल जियोट्रॉपिक।
जिसको सेपरेट कर सकते हैं उसको जियोट्रॉपिक कहते हैं। जल्दी से ग्राफ बनाओ, जल्दी से फटाफट। तो ये हुआ। अब आओ एजियोट्रॉपिक की कहानी सुनो अच्छे से। जल्दी सुनो प्लीज, लिख लो जल्दी से। ग्राफ बना लिए, ग्राफ बना लिए। सुहैब ग्राफ बनाए, सुहैब। चलिए यहां देखिए, चलिए आप सुनिए अच्छे से, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए, इधर सुनिए सारे लोग, ये कंटेनर है और इसमें क्या है, 1000 ml वाटर है, वाटर। तो आपको मालूम है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, 800 ml वाटर लिया। इसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, और से सुनो, 100 डिग्री सेल्सियस। और कम कर दिया 500 ml ऑफ वाटर, तो यहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, boiling point of pure liquid is always constant. It is independent, and it does not depend upon composition of liquid. ये composition पर डिपेंड नहीं करता, चाहे 1000 लो, 800 लो और 500 लो। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगी, प्योर लिक्विड का कांस्टेंट रहेगी। बताओ सबको समझ में आ रहा है? तो एक एक स्टार पॉइंट डाल डाल के लिखो, एजियोट्रॉपिक की कहानी आएगी। चलो इसको भी जल्दी से लिखो, कहानी को जल्दी से लिखो कि किसी भी प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं। कंपोजिशन का मतलब यही, अमाउंट, मोल फ्रैक्शन या वॉल्यूम किसी भी फॉर्म में। तो किसी भी प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा एक लड़का पूछ रहा है कांस्टेंट क्यों होता है, भाई वाटर का बॉइलिंग तू घर पे जाके देख, तुम 10 लीटर वाटर को बॉईल करो, भले टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हमेशा क्या होता है बिहारी, 100 डिग्री में रहता है। गुंडा है क्या, तो कहता है क्यों, ये तो वाटर वाटर है ना सब में। तो बॉइलिंग पॉइंट को अमाउंट से मतलब नहीं है किसी भी प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट का, हम प्योर लिक्विड बोला, सॉल्यूशन नहीं लिखा मैंने। प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, चाहे वाटर ही को, एथेनॉल का तुम बॉइल करो, चाहे तुम एथेनॉल 10 लीटर लो, 10,000 लीटर लो, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। एक ही लिक्विड है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चाहे कुछ भी रहे, अमाउंट। चलो आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोगों ने? अब सुनो अच्छे से, ध्यान दो। अब हमने क्या किया, यही 3 चीज रखा, अब इसमें क्या किया, गौर से सुनो।
10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। और से सुनो अच्छे से, 1000 ml है, 10 ग्राम। तुम जानते हो ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है। तो जब वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज, 100 से कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? ये पोजीशन कहां लिखा है भाई, कंपोजिशन लिखा है मैंने। कंपोजिशन का मतलब अमाउंट, एक स्टूडेंट लिख रहा है पोजीशन। चलिए आगे देखिए सारे लोग ध्यान दें। किसी भी प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वो अमाउंट पर, कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करता। यहां ध्यान दें। अब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, और से सुनो, तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट है, आपस में बात ना करें, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अच्छा अब बताओ, 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें डाला और 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें डाला, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बोलो, ए का कि बी का कि सी का? हमने नॉन वोलेटाइल सेम डाला है, हाँ बोलो किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, जिसका कंसेप्ट है वही आंसर देगा। हाँ वेरी गुड, सी का ज्यादा होगा। क्यों? देखो यहाँ आप, यहाँ जो है 1000 के रिस्पेक्ट में 10 ग्राम कम है, यहाँ 500 के रिस्पेक्ट में 10 ग्राम ज्यादा है। तो जितना सॉलिड ज्यादा होगा तो वो लिक्विड को आसानी से वेपर फेज में जाने नहीं देगा। यहाँ पर सेम नहीं है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन बन गया। अब ये यहाँ पर इसका मतलब क्या, वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विथ चेंज इन कंपोजिशन, यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि तीनों में बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन के साथ साथ चेंज होगा, मैं यही समझाना चाह रहा हूं। हाँ प्योर लिक्विड होता, प्योर लिक्विड और तीनों का सेम, लेकिन जैसे ही तुम सॉल्यूशन बना दिए नॉन वोलेट, अब तक यहाँ 1000 है उसके रिस्पेक्ट में 10 है, यहाँ 800 है उसके रिस्पेक्ट में 10 है, यहाँ 500 है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में तो 10 ग्राम ज्यादा है ना। जितना ज्यादा सॉलिड होगा उतना वाटर को वेपर फेज में जाने से रोकेगा। तो वही कहा गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन कंपोजिशन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कंपोजिशन के साथ साथ चेंज होता रहता है। चेंज इन कंपोजिशन जनरली, ज्यादातर सॉल्यूशन में यही होता है। बताओ अब तक सारे लोग बताओ जिनको डाउट है, अब यहां तक बताओ, ये दो चीज समझ में आई कि प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जैसे तुम सॉल्यूशन बनाओगे तो वहां बॉइलिंग पॉइंट चेंज करता रहेगा। या घर पे भी देख लो, तुम 1 लीटर पानी लो, उसमें तुम 10 ग्राम NaCl डालो, पानी को और कम करते रहो, NaCl का अमाउंट सेम रखो, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा। बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया? ये ला बोलो ना। हाँ, तो इस तरह के में क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज और वेपर फेज का बराबर नहीं होता है। तुम अभी पढ़े है ना, लिक्विड और वेपर फेज में जब जाता है तो मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता। तो इस जब भी किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन के साथ साथ चेंज होगा, वहां लिक्विड फेज और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन चेंज होता रहेगा। क्योंकि आपको बताया गया कि जब वेपराइज्ड होता है तो मोल फ्रैक्शन चेंज होता है, जो अभी ग्राफ से बताया गया। अब सारे लोग बताओ यहां तक कोई डाउट है? अब फिर मैं मेन टॉपिक पर आऊंगा। मैं उस टॉपिक को समझाने के लिए, टॉपिक को समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लिया। चलिए अच्छी बात है। अब आओ ध्यान दो अच्छे से प्लीज।
अब देखो चौथा पॉइंट गौर से सुनो, पूरा ध्यान दो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, प्लीज सारे लोग ध्यान दो। चेंजेस विद चेंज इन कंपोजिशन जनरली, लेकिन कुछ सॉल्यूशन, ध्यान देना, कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रह जाती है, उसी को सेपरेट करना मुश्किल होता है, उसी को एजियोट्रॉपिक कहते हैं। मैं लिख रहा हूं बट, अब क्यों को मैं डायग्राम से समझाऊंगा। बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम सॉल्यूशन remains constant and independent, what's the and independent of composition, कुछ का composition of liquid, independent of composition, उसी को कहते हैं this mixture is called, this mixture, अच्छे से और डिफिनेशन लिखेंगे पहले ऐसे, this mixture is called एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसी को कहते हैं। कौन ऐसा मिक्सचर है जिसमें XA YA बराबर होगा। अब देखो मैं वही तो कह रहा था, जब सब कुछ बराबर आ गया, लिक्विड और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बराबर आ जाए तो उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, और जिसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाए उसी को एजियोट्रॉपिक कहते हैं। और जिस खुद सोचो, जब XA नॉट इज इक्वल टू YA है, इसको सेपरेट करना आसान है। तो कोई भी सुनो अच्छे से 2 दफा, फिर हम डाउट पूछेंगे। कोई भी पूछे कि जब लिक्विड वेपराइज होता है तो मोल फ्रैक्शन चेंज होता है, XA नॉट इज इक्वल टू YA, लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज में भी सेम आ जाते हैं, तो उस कंडीशन पर उसको सेपरेट करना मुश्किल होता है, उसी को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। द बाइनरी लिक्विड मिक्सचर व्हिच हैविंग, और से सुनो, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोबारा आई रिपीट, 3 बातें सुनो, 3 बातें दोबारा। पहला, किसी भी प्योर सॉल्वेंट, सारे लोग 5 मिनट अच्छे से सुनो, फिर मैं डाउट लूंगा प्लीज। 3 बातें सुनो अच्छे से, 3 बातें कि कंफ्यूजन दूर हो, खासकर एहसान और फैजान आलम 12th C दोनों गौर से सुने। 3 बातें। नंबर 1, किसी भी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कांस्टेंट होता है। कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन वगैरह पर डिपेंड नहीं करता। तुम चाहे 1000 ml वाटर लो, 500 ml वाटर लो, 200 ml वाटर लो, कुछ भी लो, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री। नंबर 1। नंबर 2, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जनरली चेंज होता है कंपोजिशन के चेंज होने के साथ साथ। तो उसमें क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज का आपस में बराबर नहीं होता। जनरली ऐसा ही होता है कि ड्यूरिंग वेपराइजेशन मोल फ्रैक्शन विल पे, जब देखो हर स्टेप में मोल फ्रैक्शन चेंज होता रहेगा तो उसको सेपरेट करना आसान हो जाएगा। लेकिन याद रखो, कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं, कुछ सॉल्यूशन, तीसरा टाइप का भी है, कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, यही पहले केस की तरह, जिस तरह प्योर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कांस्टेंट होती है, उसी तरह कुछ सॉल्यूशन भी ऐसे होते हैं जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होती है, उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज दोनों में, मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा दोबारा, तो उसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज में सेम होता है, उसी को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक। उसकी भी बॉइलिंग पॉइंट जैसे, तो कोई भी कहे व्हाट इज द एजियोट्रॉपिक, फिर मैं डायग्राम से दोबारा समझाऊंगा व्हाट इज द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जियोट्रॉपिक मैंने पूरा समझा दिया था, जिसको सेपरेट करना आसान है। एजियोट्रॉपिक के बारे में कहेंगे, लैंग्वेज को देखिएगा, द बाइनरी लिक्विड मिक्सचर, पहले सुनिए अच्छे से, द बाइनरी लिक्विड मिक्सचर, ध्यान दीजिए, हैविंग
सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। गौर से सुनिए, यही x is equal to y and which comma and यानी which boils at constant temperature। जिस तरह प्योर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाती है, उसी तरह कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करते। तो द बाइनरी लिक्विड मिक्सचर having same composition in liquid phase and vapor phase and which boils at constant temperature is called azeotropic mixture। इसीलिए इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। पहले बताओ यहां से यहां तक सबको, तीन केस सबको समझ में आया, एसजीओ की डिफिनेशन समझ में आई। अब बताओ कोई डाउट है तो पूछो। अब मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा, तुम लोग पहले तक पहला काम लिख लो, पहला काम लिख लो, फिर डाउट पूछते हैं। पहले काम लिख लो सारे लोग। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। द बाइनरी लिक्विड मिक्सचर having same composition in liquid phase and vapor phase and which boils at constant temperature is called। जिस तरह किसी प्योर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट हमेशा, अब एग्जांपल देंगे, घबराइएगा नहीं, पहले थ्योरी मैंने समझा दी। तो याद रखिए 3 केस, एक प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन का 2 केस। प्योर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और सॉल्यूशन में 2 केस। जनरली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन के साथ साथ चेंज करता है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कांस्टेंट होती है, जिस तरह प्योर लिक्विड की होती है। पहले लिख लीजिए सर। तो ये आपको आता है बोर्ड लेवल पर कॉम्पिटिशन में भी। देखो इस साल जी मेंस में क्वेश्चन आया था एजियोट्रॉपिक पर, वो मैं पूरा पढ़ा दूंगा ना, तो एक ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। सब लोग लिख लिए। अब डाउट पूछो, 3 केस जो समझाया सच सच बताना। देखो जियोट्रॉपिक मैं पूरा समझा चुका था। जियोट्रॉपिक का मतलब जिसको सेपरेट करना आसान है। अब बताओ, तुम लोग बताओ, एजियोट्रॉपिक आइडियल बनाएगा कि नॉन आइडियल? एजियोट्रॉपिक कौन बनाएगा, आइडियल कि नॉन आइडियल? हाँ नॉन आइडियल, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, नॉन आइडियल। अच्छा अब पूछो, कोई चीज डाउट है, समझ में आया? ठीक है, जैसे मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं, कोई भी तुमसे पूछे, चलो हाँ 1 मिनट सुन लो, एक दफा और सुन लो सारे लोग। कोई भी तुमसे पूछे जब कोई लिक्विड वेपराइज होता है, एक दफा और सुन लो, एक दफा और प्लीज। कोई भी पूछे, कंफ्यूजन दूर करो, क्योंकि 3 केस है। कोई भी सॉल्यूशन वेपराइज होता है तो याद रखो मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। जो पढ़े, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन अलग अलग होता है, जो तुम उस वक्त से पढ़ते आ रहे हो, और ग्राफ में भी तुम देखे, ग्राफ में भी तुम देखे। लेकिन कुछ सॉल्यूशन याद रखो, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जहां लिक्विड और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन बराबर होता है। मरियम बानो समझ में आ रहा है? कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज दोनों का बराबर होता है। तो अब नॉलेज याद रखो, नॉलेज एकदम याद रखो कि जिस तरह कोई भी पूछे लिक्विड से वेपराइज मोल फ्रैक्शन चेंजेस, XA नॉट इज इक्वल टू Y। लेकिन कुछ
सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज का बराबर होता है, उसी को सेपरेट करना मुश्किल है, उसी को एजियोट्रॉपिक कहते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल देके समझाता हूं, यहां तक तो आ गया होगा आपको। अब सुनिए, देखिए पढ़ाना कितना टफ काम है, कितना। अब यही को एसईओ को लोग एक एक मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता, गौर से सुने अच्छे से, आप पीएचडी करें। नोट लिख के सारे लोग पहला 2 पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी लिखिए तो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जल्दी लिखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दूसरा ऑब्जेक्ट आपको दे सकता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर can't be separated out into pure component by FD, fractional distillation, because isotropic mixture cannot be separated out into pure component because it maintain constant boiling point. It maintain constant boiling point in liquid phase as well as, मैं हर तरह का पॉइंट लिखा देता हूं कि आपको बोर्ड लेवल पर भी पूछेगा, why isotropic mixture cannot be separated out, तो कहेगा because it maintain constant boiling point in liquid phase as well as in vapor phase। मैं चाहता हूं आपका हर तरीके से आप तैयार रहें। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सारे लोग सुनो अच्छे से। अब एग्जांपल देके समझाएंगे तो देखो, नॉन आइडियल एजियोट्रॉपिक बनाता है। अच्छा एक बात और मैं बता रहा हूं आपको, यहां तक लिख लिए, जल्दी बोलो। जोहैब, रहबर, मुस्तफा, सारे लोगों ने लिख लिया, समझ में आ गया यहां तक? जोहैब, मुस्तफा, रहबर, चलिए अब सारे लोग सुनिए अच्छे से, प्लीज यहां ध्यान दीजिए। नॉन आइडियल, प्लीज सुनो, नॉन आइडियल एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है, तो इसके लिए याद रखो, नॉन आइडियल 2 तरह का होता है, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी 2 तरह का होगा। एक को कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और एक को कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जिस तरह नॉन आइडियल, जुनैद चौधरी सुन रहे हैं अच्छे से, नॉन आइडियल 2 तरह का होता है, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। उसी तरह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी 2 तरह का, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लिख लिए सारे लोग इस तरह। सारे लोग लिख लिए, जल्दी बोलो। अब देखिए, अब इसी से तुम्हें समझ में आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। देखो जो मैं एग्जांपल देना चाह रहा था वो इसी में समझ में आएगा। इधर सुनो प्लीज, सारे लोग सुनो। पहली बात, पहला पॉइंट जब भी पूछा जाए कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का क्या मतलब है, तो वो तो बात की बातें हैं, पहले सुनो अच्छे से। याद करो, नेगेटिव डिविएशन पढ़े हो। नेगेटिव डिविएशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन का फोर्स क्या हो जाता है, ज्यादा, और वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मैक्सिमम। तो पहली बात गौर से सुनो, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर, पहला पॉइंट, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर
is shown by that solution having negative deviation from Raoult's law। गौर से सुनो, नेगेटिव डिविएशन जिसमें होगा तो वही मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, क्योंकि नेगेटिव डिविएशन का वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अरे कुछ तो बोलो। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कौन शो करेगा? नेगेटिव डिविएशन। अबाउट सेकंड, द मिक्सचर which having higher boiling point than either pure component is called maximum boiling point azeotropic mixture। याद रखो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का अपने प्योर कंपोनेंट से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, समझा? और ये कौन सा डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव। अब हम नीचे ग्राफ और एग्जांपल से दोबारा समझाते हैं। पहले समझ लो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है जिसको आप सेपरेट ना कर पाए। अब उसमें दो बातें होंगी, या तो मैथ्स, आप देखो खुद दिमाग लगाओ, मैथ के सारे स्टूडेंट जहां कोई चीज मैक्सिमा हो जाती है या मिनिमा हो जाती है तो उसको सेपरेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमा की बात आ गई। आइडियल में ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, नॉन आइडियल में मैक्सिमा और मिनिमा की बात होती है, इसीलिए ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह का, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन शो करेगा? नेगेटिव डिविएशन। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ? कि द मिक्सचर व्हिच हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइदर प्योर कंपोनेंट इज कॉल्ड। यहां तक लिख लिए सारे लोग? अरे बोलो यार, सारे लोग लिख लिए? चलो अब सुनो अच्छे से, दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं, सारे लोग ध्यान दो, प्लीज सुनो अच्छे से। एग्जांपल, कंसंट्रेटेड HNO3 तुम पढ़े हो और वाटर, प्लीज सुनो अच्छे से, प्लीज सारे लोग ध्यान देना। जब ये अलग अलग था, देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट सुनो अच्छे से, मान लो ये कंटेनर है HNO3 है, प्लीज 2 मिनट ध्यान दो। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 360 केल्विन, अलग अलग है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुमको क्या है? 373 केल्विन। अब ये सॉल्यूशन बनाया, अब सुनो सारे लोग, अब सॉल्यूशन जब बनाया तो इधर सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना, हीट कूल कर कर के सेपरेट जो किया जाता है। तो जैसे तुम देखो, हीट कूल करते रहे, एक वक्त ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब इस सॉल्यूशन में जब 68% HNO3, 68% वाला मोल फ्रैक्शन 0.68 है और 32% वाटर होगा, तो अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया 393। अब देखो इस बॉइलिंग, अब तुम इस कंपोजिशन पर पॉइंट दो, गौर से सुनो, इस कंपोजिशन पर अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। अब लाख तुम हीट कूल करो, अब चेंज होने वाला नहीं है। 68 डाटा याद रखो। अब हर सॉल्यूशन का आप डाटा याद नहीं रख सकते, एनसीईआरटी ने 2 एग्जांपल का डाटा लिया है। मतलब ये अगर 60% HNO3 है और 40% वाटर है, तो यहां पर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा। हीट कूल करते रहे, एक पॉइंट जैसे आया जब सॉल्यूशन में 68% HNO3 था, मतलब यहां मोल फ्रैक्शन 0.68 था, वाटर का 32% था, तो इस वक्त देखा गया, बॉयल किया गया, लिक्विड फेज और वेपर फेज में देखा गया कि मोल फ्रैक्शन सेम आ रहा है। बॉइलिंग पर देखो, पहले दोनों का अलग अलग था, लेकिन अब देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 393, तो कांस्टेंट हो गया। और ये बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा है, इसलिए इसका नाम पड़ा नेगेटिव डिविएशन है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर।
इस कंपोजिशन को याद रखना जरूरी है। बताओ ये समझ में आया इज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का कंसेप्ट? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो सारे लोग। हाँ, तो इस कंपोजिशन पर, अब तुम इस कंपोजिशन पर चाहे तुम लिक्विड फेस करो या वेपर फेस करो, मोल फ्रैक्शन यही आएगा। कोई कंफ्यूज करेगा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता रहता है, आपके ये बात सही है, लेकिन एजियोट्रॉपिक में सही नहीं है, इस कंपोजिशन पर सेम। और ये डाटा इसलिए याद रखना जरूरी है कि ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए इतने सारे एग्जांपल हैं नेगेटिव डेविएशन के, सारा नेगेटिव डेविएशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बनाएगा। समझ बात आ रही है कि नहीं? तो इस पॉइंट पर दोनों की बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गई। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, अब ये डाटा एक्सपेरिमेंटल है कि इस कंपोजिशन पर लार्ज हीट कूल करोगे, कंपोजिशन चेंज होने वाला नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ही आएगी, इसलिए इसका नाम पड़ा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बोलो आया समझ में? एक दफा और बोलो। रहबर, इफ्रा, अनम, जोहैब, मुस्तफा, पांचों को समझ में आया? ये डाटा एक्सपेरिमेंटल है, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा ना, बस आपको समझना है कि भाई इस कंपोजिशन पर ये सेम रहेगा। जैसे ग्राफ देखो, अब ग्राफ से कैसे समझोगे? वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन। सारे लोग सुनो, एक्स ए है तो मान लो एक्स ए 0 है, एक्स बी 1 है, एक्स ए 1 है, एक्स बी 0। ध्यान दो, पीबी नॉट है, पीए नॉट है, ये आइडियल है। अब सुनो अच्छे से, नॉन आइडियल का ग्राफ मैंने समझाया था, नेगेटिव डेविएशन, जो नीचे है उसको और नीचे करो। तुम सारे लोग बताओ सबसे मिनिमा कौन है? यही मिनिमा है कि नहीं? तो इसी पर यही जो लाइन है ना, यही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। अब इस पॉइंट पर लार्ज हीट कूल करोगे, कंपोजिशन चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? मिनिमम, अच्छा ये कंफ्यूज मत होना, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम तो वेपर प्रेशर मिनिमम, याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, वेपर प्रेशर मिनिमम। तो अब यहां पर मिनिमम हो गया, तो कोई कहे इस ग्राफ में बताओ कौन ऐसा पॉइंट है जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहा है? तो ये मिनिमम पॉइंट, यहां पर कंपोजिशन जो होगा वो लिक्विड फेज और वेपर फेज का सेम होगा। अब हर पॉइंट पर चेंज करता रहेगा, अब मिनिमम से मिनिमम नहीं हो सकता। बताओ समझ में आया? ग्राफ भी बना लो सारे लोग, कंफ्यूज मत होना। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट तो वेपर प्रेशर मिनिमम, जल्दी लिखें। जी लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताओ हमारी। अब देखो एक लास्ट पॉइंट लिखो सारे लोग जल्दी से, जो छुट्टी कर रहे हैं वो जा सकते हैं, जो रहना चाहे वो रहें। अब है मिनिमम 2 लाख, अब सब कुछ समझ गए, अब ज्यादा समझाना भी नहीं, बस जल्दी जल्दी लिख लो। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी जल्दी लिखो। द मिक्सचर which having lower boiling point than either pure component। अब एक को पढ़ो दूसरा खुद आ जाएगा। इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सारे लोग ध्यान दो, तो वो मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट अपने प्योर कंपोनेंट से ज्यादा। दिस mixture is shown by that solution having positive deviation। में वेपर प्रेशर हाई होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? मिनिमम। पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम
रॉल्स लॉ। ये दो थ्योरी हो गई। अब एक एग्जांपल लिख लो, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। एक एग्जांपल और एक ग्राफ। ग्राफ तो बना ही चुके हो, फिर भी एक ग्राफ बना के छुट्टी हो जाएगी। बोलो, लिख लिए सारे लोग? जल्दी बताओ। अब इसको सबको समझना आसान है। हाँ लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो। The mixture which having lower boiling point than either pure component is called minimum boiling point azeotropic mixture. ये मिक्सचर कौन शो करता है? तो पॉजिटिव डिविएशन। अब जितने पॉजिटिव डिविएशन के एग्जांपल हैं वो सब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक होंगे। एक एग्जांपल का डाटा बस याद रखना है, बस। अब सुनो कैसे हुआ होगा, तो ध्यान दो। मान लो तुम्हारे पास C2H5OH है, एथेनॉल है और वाटर है। याद है ये पॉजिटिव डिविएशन है। क्यों है? दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड में काफी का फर्क है। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे डालोगे पॉजिटिव डिविएशन, ये मैं लिखा चुका हूं। अब देखो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका 353 केल्विन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373। जब ये अलग अलग था तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग था। जैसे ही सॉल्यूशन बनाया गया, जैसे ही सॉल्यूशन में, गौर से सुनो अच्छे से, जिनको नहीं समझ में आया था दोबारा सुनो अच्छे से। हीट कूल करते रहे, एक कंपोजिशन ऐसा आया जिसमें बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट दिखा। कब? जब 95% एथेनॉल हो और 5% वाटर। तो इस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाता है वो 351 केल्विन। देखो ये बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है। अब ये यहाँ, हाँ, इससे पहले 95 से पहले तक ये एजियोट्रॉपिक नहीं बनाएगा। अब इस कंपोजिशन पर लाख हीट कूल करो, XA = YA ही आएगा। मान लो ये कंपोजिशन है, तुम फिर वेपर बनाए तो XA और XB YA सेम आएगा। लाख तुम हीट कूल करो, ग्राफ उसी तरह का। देखो ग्राफ उसी तरह का, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। XA = 0, XB = 1, XA = 1, XB = 0, PB0 एंड PA0। ये ग्राफ आइडियल। पॉजिटिव, देखो नॉन पॉजिटिव डिविएशन कर रहा है, ऊपर है ये, ऊपर से ड्रॉप। तो बताओ ये जो कंपोजिशन है ना, यही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर हो गया। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा दिया, जो बॉइलिंग पॉइंट जिसमें स्मॉल डिफरेंस हो उसको सेपरेट करना जो होता है उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव्स करता है। पहले अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक कंपोजिशन ऐसा आता है जहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, उसी को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई दिक्कत है तो बताइए। सबको समझ में आ गया? लिख लिया सारे लोगों